ट्रूली सोशोलॉजी विद डॉक्टर रीना भारती। संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप भाग 2। इस वीडियो को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम सापेक्षिक वंचन या वंचना को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यही व्यक्ति द्वारा उसके संदर्भ समूह को निर्धारित करने का मूल आधार है। दूसरे भाग में संदर्भ समूह की मुख्य विशेषताओं को जानेंगे तथा तीसरे भाग में संदर्भ समूह के प्रकारों की चर्चा करेंगे। आइए पहले भाग को विस्तार से समझते हैं। सापेक्षिक वंचन अथवा रिलेटिव डेप्रीवेशन को तुलनात्मक वंचन या अभाव की दशा भी कहा जाता है। R.K. मर्टन ने संदर्भ समूह को सापेक्षिक वंचन से संदर्भित कर इसे सापेक्षिक संदर्भ समूह के रूप में प्रस्तुत किया तथा यह स्पष्ट किया कि जिस समाज में जितनी ज्यादा असमानता होगी, उस समाज में तुलनात्मक अभाव की दशा की बहुलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। R.K. मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर में इस अवधारणा पर विशेष प्रकाश डाला है। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि अमेरिका में जो विवाहित सिपाही थे, उनका मानना था कि अविवाहित सिपाहियों की अपेक्षा उन्हें अधिक त्याग करना पड़ता था, क्योंकि वे अपनी पत्नी एवं बच्चों से दूर रहकर देश सेवा में लगे हुए थे। देश की सुरक्षा के लिए उन्हें कार्य करने के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन का भी त्याग करना पड़ता था। अतः अविवाहित सिपाहियों की अपेक्षा विवाहित सिपाहियों में एक तुलनात्मक अभाव की दशा की भावना कुछ अधिक थी। इसी प्रकार हम अनेक क्षेत्रों में ऐसी सापेक्षिक वंचन को अवलोकित कर सकते हैं, जैसे परिवार, पास पड़ोस, राष्ट्र, जाति तथा प्रजाति के अंदर अनेक आधारों पर हीनता तथा श्रेष्ठता की भावना को हम देख सकते हैं। इस वीडियो के दूसरे भाग में आइए हम संदर्भ समूह की विशेषताओं को जानते हैं। संदर्भ समूह की पहली विशेषता यह है कि यह व्यक्ति के उच्च अभिलाषाओं का परिणाम होती है। उच्च प्रतिष्ठा, ऊंचा ओहदा तथा व्यक्ति की शक्तिशाली स्थिति इत्यादि व्यक्ति को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। अतः स्वाभाविक है व्यक्ति की अभिलाषा इन्हीं स्थितियों की ओर उन्मुख होती है तथा वह अपनी अभिरुचि के अनुसार संदर्भ समूह का चुनाव करता है। प्रायः यह समूह व्यक्ति से ऊंची परिस्थिति वाला होता है। संदर्भ समूह की दूसरी विशेषता यह है कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संदर्भ समूह हो सकते हैं तथा अनेक व्यक्तियों के लिए एक ही संदर्भ समूह भी हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य स्थिति भी सत्य है कि एक ही व्यक्ति के अनेक संदर्भ समूह भी हो सकते हैं। तीसरा, व्यक्ति का संदर्भ समूह उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति का आदर्श आवश्यक नहीं कि दूसरे के लिए भी आदर्श ही हो। किसी व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह का होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस समूह के मूल्यों, आदर्शों तथा व्यवहारों को अपनाने के लिए इच्छुक है। चौथा, किसी व्यक्ति के लिए समूह विशेष अथवा व्यक्ति विशेष आवश्यक नहीं कि सदैव उसका संदर्भ समूह अथवा संदर्भ व्यक्ति बना ही रहे। अलग अलग समय, परिस्थिति, स्थान, मनोवैज्ञानिक व बौद्धिक स्थिति के अनुसार एक व्यक्ति का संदर्भ समूह परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि संदर्भ समूह व्यक्ति, स्थिति, समय, स्थान आदि से संबंधित एक सापेक्ष अवधारणा है। पांचवा, संदर्भ समूह कई बार नकारात्मक एवं काल्पनिक भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी अपराधी समूह, जो कि समाज के लिए नकारात्मक होता है, भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए संदर्भ समूह हो सकता है, परंतु किसी समाज के लिए यह मान्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स का वर्गविहीन समाज की अवधारणा, जिसमें मार्क्स एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जब समाज में किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं होगा, जो अब तक एक काल्पनिक अवस्था ही है। एक सच्चे मार्क्सवादी के लिए यह अवस्था प्रायः उसका संदर्भ समूह होती है। आइए इस वीडियो के तीसरे भाग में हम संदर्भ समूह के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम हम R.K. मर्टन के द्वारा प्रस्तुत संदर्भ समूह के वर्गीकरण को समझेंगे। उन्होंने पूर्वाभ्यासी समाजीकरण या एंटीसिपेटरी सोशियलाइजेशन शब्द की रचना की तथा बताया कि इसमें व्यक्ति संदर्भ समूह के मूल्यों तथा प्रतिमानों का पूर्वाभ्यास कर उन्हें आत्मसात करता है। इसी संदर्भ में
R.K. मर्टन तथा A.S. किट ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमिका तथा परिस्थिति के लिए व्यक्ति संबंधित दायित्वों, अधिकारों, कर्तव्यों, अपेक्षाओं तथा व्यवहारों को पूर्व से ही सीखने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में मिलने वाली भूमिकाओं के लिए स्वयं को तैयार कर सके। यही प्रक्रिया पूर्वाभ्यासी समाजीकरण कहलाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी सरकारी या गैर सरकारी पद पर जाने से पूर्व ट्रेनिंग अथवा प्रशिक्षण का दिया जाना। इसी संदर्भ में उन्होंने आगे कहा कि किसी समूह के प्रति व्यक्ति के 3 दृष्टिकोण हो सकते हैं। प्रथम सकारात्मक, द्वितीय नकारात्मक तथा तृतीय तटस्थ। जब व्यक्ति किसी समूह के प्रति आकर्षित होता है तथा उसका सदस्य बनना चाहता है, तब यह सकारात्मक संदर्भ समूह कहलाता है। इसके ठीक विपरीत जब व्यक्ति किसी समूह की आलोचना करता है और उसका सदस्य नहीं बनना चाहता, तब यह समूह व्यक्ति के लिए नकारात्मक संदर्भ समूह होता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी समूह के प्रति उदासीन रहता है, अर्थात ना तो उसका सदस्य बनना चाहता है और ना ही उसकी आलोचना करता है, तब यह व्यक्ति के लिए तटस्थ संदर्भ समूह होता है। परंतु इस समूह में सकारात्मक अथवा नकारात्मक दोनों की संभावना बनी रहती है। संदर्भ समूह के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रकारों की चर्चा न्यूकोम्ब ने भी अमेरिका के प्रजातीय अंतः संबंधों अर्थात श्वेतों तथा अश्वेतों के संबंधों के संदर्भ में की। R.K. मर्टन ने संदर्भ व्यक्ति तथा आंशिक संदर्भ व्यक्ति की अवधारणा भी प्रस्तुत की। व्यक्ति जब किसी समूह की जगह किसी व्यक्ति विशेष से अत्यंत प्रभावित होता है तथा उनके जीवन शैली का अनुसरण कर उसी के अनुरूप ढलने का प्रयत्न करता है, तब ऐसे व्यक्ति को संदर्भ व्यक्ति कहा जाता है। संदर्भ व्यक्ति की श्रेणी में महापुरुषों को रखा जा सकता है, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि। यह सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। नकारात्मक संदर्भ व्यक्ति वे हैं जिनका अनुसरण हम नहीं करना चाहते हैं, जैसे जनरल डायर तथा ओसामा बिन लादेन इत्यादि। इसी क्रम में एक अन्य स्थिति आंशिक संदर्भ व्यक्ति की है। इसमें व्यक्ति जब किसी संदर्भ व्यक्ति के कुछ ही गुणों से प्रभावित होता है, तब इसे आंशिक संदर्भ व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। जैसे यदि हम कहें कि महात्मा बुद्ध के उपदेश तो हमें प्रभावित करते हैं, परंतु उनके गृहस्थ जीवन का त्याग करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता, तब वो मेरे लिए आंशिक संदर्भ व्यक्ति कहलाएंगे। इसी प्रकार R.K. मर्टन ने आदर्श संदर्भ समूह, तुलनात्मक संदर्भ समूह तथा बहुल संदर्भ समूह की भी बात की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब किसी समूह के आदर्शों से प्रभावित होकर संदर्भ समूह का चयन करता है, तब वह उसका आदर्श संदर्भ समूह कहलाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संदर्भ समूह का चुनाव इस आधार पर करता है कि वह अन्य कई समूहों की तुलना में श्रेष्ठ है, तब तुलना के आधार पर किया गया यह चयन तुलनात्मक संदर्भ समूह कहलाता है। आगे उन्होंने पाया कि कई बार किसी व्यक्ति का एक ही समय में एक से अधिक संदर्भ समूह भी होता है, जिसे उन्होंने बहुल संदर्भ समूह अथवा मल्टीपल रेफरेंस ग्रुप की संज्ञा दी। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला, परस्पर विरोधी बहुल संदर्भ समूह। इसमें व्यक्ति के सभी संदर्भ समूह एक दूसरे के विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह एक ही समय में पुलिस तथा गैंगस्टर दोनों है। दूसरा, एक दूसरे के पूरक बहुल संदर्भ समूह। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा विभिन्न संदर्भ समूहों के बीच आपस में तालमेल होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण कर अध्यापक तथा प्राध्यापक बनना चाहता है, तब यह एक दूसरे के पूरक बहुल संदर्भ समूह कहलाएंगे। इसी प्रकार मर्टन ने अंतः संदर्भ समूह तथा बाह्य संदर्भ समूह की भी परिकल्पना की, जिसे हम सदस्यता संदर्भ समूह तथा गैर सदस्यता संदर्भ समूह के रूप में भी जानते हैं। जब किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह उसकी सदस्यता समूह के बीच का ही होता है, तब यह अंतः संदर्भ समूह तथा ठीक इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति का संदर्भ समूह उसकी गैर सदस्यता समूह के बीच से होता है, तब यह बाह्य संदर्भ समूह कहलाता है।
मर्टन ने समनुरूपता तथा असमनुरूपता वाले संदर्भ समूह की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति किसी समूह से अनुरूपता स्थापित करने में सुविधापूर्ण महसूस करता है, अर्थात इस समूह के व्यवहारों को आत्मसात करने में व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूप से उसे मान्य एवं स्वीकार्य प्रतीत होता है, तब यह समनुरूपता युक्त संदर्भ समूह कहलाता है। जब स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है, तब इसे असमनुरूपता वाले संदर्भ समूह की संज्ञा दी जाती है। जोनाथन टर्नर ने अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की। इनके अनुसार जब व्यक्ति द्वारा निरंतर अंतःक्रिया करने वाले समूह के बीच से संदर्भ समूह का चयन किया जाता है, तब इसे अंतःक्रियात्मक संदर्भ समूह कहा जाता है। इसके अलावा क्लाइनबर्ग ने काल्पनिक संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसकी चर्चा इस वीडियो में की जा चुकी है। अगले वीडियो में हम मुख्य रूप से जिन बिंदुओं को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाएंगे वे हैं: पहला, संदर्भ समूह की परिभाषाएं तथा विद्वानों के विचार। दूसरा, संदर्भ समूह को प्रभावित करने वाले तथ्य। तीसरा, संदर्भ समूह का मानव व्यवहार पर प्रभाव। चौथा, संदर्भ समूह के प्रकार्य तथा दुष्प्रकार्य तथा। पांचवा, प्राथमिक तथा द्वितीयक संदर्भ समूह, सीमांत व्यक्ति तथा सीमांत समुदाय, दूसरे विशिष्ट तथा भूमिका प्रारूप आदि। फिलहाल वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।